नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर असल में ये बस एक कहानी है। कहानी इस बात की कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारी बचत का एक एक रुपया आखिरकार देश की तरक्की में कैसे लगता है। तो आइए इस कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, हम सब कहीं ना कहीं पैसे बचाते ही हैं। कोई बैंक में रखता है, कोई कहीं और इन्वेस्ट करता है। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस पैसे का होता क्या है? क्या वो बस यूं ही कहीं पड़ा रहता है किसी तिजोरी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि रुका हुआ पैसा अपनी ताकत खो देता है। इसीलिए ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो ये पक्का करता है कि हमारा पैसा एक बहुत जरूरी सफर पर निकले। एक ऐसा सफर जहां वो सिर्फ पढ़े ही नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी को अपने साथ आगे बढ़ाए। तो ठीक है, इस सफर का पहला पड़ाव क्या है? देखिए, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे सबसे बेसिक काम होता है दो तरह के लोगों को मिलाना। एक वो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब हम जैसे सेवर्स, और दूसरे वो जिन्हें पैसे की जरूरत है, मतलब बोरोवर्स। ये जो डेफिनेशन है ये इसे बहुत अच्छे से समझाती है। ये नियमों और इंस्टीट्यूशंस का एक ऐसा ढांचा है जो पैसे को बहने देता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, जो खून को हर हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम पैसे को इकोनॉमी के हर कोने तक पहुंचाता है, खासतौर पर वहां जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि नए आइडियाज को, नए बिजनेस को फलने फूलने का मौका मिल सके। तो एक बार जब पैसा इस सिस्टम के अंदर आ गया, फिर उसके सामने दो रास्ते खुलते हैं। ये दो अलग अलग तरह के सफ़र हैं। एक को हम कह सकते हैं छोटी और तेज दौड़, और दूसरी है एक लंबी मैराथन। और यहीं से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये दोनों रास्ते, जैसा कि हम देख सकते हैं, एक दूसरे से काफी अलग हैं। पहला है मनी मार्केट। इसे एक स्प्रिंट, एक छोटी दौड़ की तरह समझिए। मान लीजिए किसी कंपनी को अगले महीने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए थोड़े वक्त के लिए पैसा चाहिए, तो वो मनी मार्केट से पैसा उठाएगी। ये शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी कम होता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, कैपिटल मार्केट। ये एक मैराथन की तरह है। जब किसी कंपनी को एक बड़ी नई फैक्ट्री लगानी हो या सरकार को कोई नया हाईवे बनाना हो, तो उन्हें लंबे समय के लिए एक बड़ी रकम चाहिए होती है। ये पैसा आता है कैपिटल मार्केट से। जाहिर है, इसमें वक्त और रिस्क दोनों ज्यादा होते हैं, पर देश का जो असली इंडस्ट्रियल विकास है ना, वो यहीं से होता है। तो चलिए अब इस मैराथन वाले रास्ते को, यानी कैपिटल मार्केट के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े इकोनॉमिक बदलाव होते हैं वो इसी रास्ते पर होते हैं। देखिए, ये कोई आज का सिस्टम नहीं है। इसका इतिहास तो एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, एशिया का पहला। इसने भारत में एक ऑर्गेनाइज तरीके से निवेश की नींव रखी। फिर 1956 में एक कानून आया जिसने इस खेल के नियम कायदे तय किए। और फिर आया साल 1992, जो एक क्रांति लेकर आया, जब एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की, और अचानक देश के किसी भी कोने में बैठा कोई भी इंसान इस बाजार का हिस्सा बन सकता। तो सवाल यह है कि कोई कंपनी आम जनता से सीधे पैसा कैसे उठाती है? ये एक बहुत ही सख्त और तय प्रक्रिया है। सबसे पहले कंपनी मर्चेंट बैंकर्स जैसे एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, जो सारा पेपरवर्क संभालते हैं। फिर आता है सबसे जरूरी कदम, मार्केट के रेगुलेटर सेबी से मंजूरी लेना। सेबी ये पक्का करता है कि कंपनी निवेशकों को सारी जानकारी बिल्कुल सही सही दे रही है या नहीं। इसके बाद इशू को मार्केट किया जाता है, और आखिर में शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया जाता है, जहां आम निवेशक उन्हें खरीद और बेच सकते हैं। तो जब कोई पैसा लगाता है तो वो क्या खरीद सकता है? मोटे तौर पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो मालिक बनो या साहूकार बनो। इक्विटी शेयर खरीदने का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, मतलब एक तरह से छोटे मालिक बन जाना। कंपनी को फायदा होगा तो हिस्सेदार को भी होगा, लेकिन नुकसान का रिस्क भी उठाना पड़ता है। दूसरा तरीका है डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना। इसका मतलब है कि आप कंपनी या सरकार को एक तय ब्याज पर कर्ज दे रहे हैं। यहां रिटर्न फिक्स होता है और रिस्क भी काफी कम, खास तौर पर सरकारी बॉन्ड्स में। अब जरा सोचिए, जब इतने सारे लोगों का पैसा दांव पर हो, बड़ी बड़ी कंपनियों की साख दांव पर हो, तो खेल में कुछ नियम कायदे तो होने ही चाहिए, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है मार्केट के रेफरी की। और भारत में ये रेफरी हैं सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ये बहुत जरूरी हो गया था कि बाजार पर निवेशकों का भरोसा बना रहे। इसीलिए 1992 में सेबी को कानूनी ताकत दी गई। इसका एक ही मकसद था, ये देखना कि कैपिटल मार्केट में सब कुछ ईमानदारी और पारदर्शिता से हो, और किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई धोखा ना हो पाए। तो सेबी के मोटे तौर पर तीन बड़े काम हैं, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
पहला और सबसे जरूरी काम, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मतलब ये पक्का करना कि कोई कंपनी झूठे वादे करके पैसा न ले जाए। दूसरा काम, मार्केट को डेवलप करना, ऐसे नियम बनाना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग और कंपनियां इसका हिस्सा बने। और तीसरा, इन सबको रेगुलेट करना, मतलब स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स जैसे बिचौलियों पर सख्त नजर रखना। लेकिन ये कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट पर खत्म नहीं होती। इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का एक, कह सकते हैं, अल्टीमेट गार्डियन भी है, एक ऐसा संरक्षक जो हर चीज पर ऊपर से नजर रखता है। और वो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। 1935 में बना ये इंस्टीट्यूशन पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का एक तरह से बिग बॉस है। इसका सबसे बड़ा काम है देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, मतलब ये देखना कि महंगाई काबू में रहे, बैंकों पर लोगों का भरोसा बना रहे और हमारी इकोनॉमी अचानक किसी बड़े संकट में न फंस जाए। आरबीआई का रोल बहुत बड़ा और डाइवर्स है। ये सरकार का बैंकर है, मतलब सरकार के पैसों का हिसाब किताब यही रखता है। ये बैंकों का बैंक है, मतलब जब बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास ही जाते हैं। ये देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिससे ब्याज दरें तय होती हैं। और हाँ, हमारी जेब में जो नोट होते हैं ना, उन्हें छापने का काम भी आरबीआई ही करता है। सच में ये पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये पूरा सिस्टम जो देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, वो असल में एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ताकतवर काम करता है। ये हम जैसे आम लोगों की छोटी छोटी बचत को उस जगह पहुंचाता है जहां से देश का आर्थिक विकास होता है, मतलब इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये थी पैसे के सफर की कहानी, एक छोटी सी बचत से लेकर देश के बड़े विकास तक। लेकिन ये कहानी यहीं रुकी नहीं है, ये लगातार बदल रही है। आज के दौर में जब यूपीआई से लेकर डिजिटल लोन तक सब कुछ हमारी उंगलियों पर है, तो ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में पैसे का ये सफर कैसा होगा, इसका अगला पड़ाव क्या होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।